इन लड़कों को, इन बेटों को, इन भाइयों को कहता है कि इन लोगों को जूता मारना चाहिए। अरे जूता तो हम जैसे नेताओं को मारना चाहिए, जूता हम जैसे नेताओं को मारना चाहिए। जिसको मैं पूछना चाहता हूं, आप यहाँ के विधायक थे, आपने लौचा पुल बनवाने का प्रयास किया था, तो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री यहाँ जब लौचा पुल में आए थे तो स्टेज में आप क्यों नहीं थे? प्रोटोकॉल कहता है कि स्थानीय विधायक रहेगा, मैं तो नीचे था, बिहार के मुख्यमंत्री ने मुझे बुलवा के स्टेज में लाया था। इसका सबूत यही है कि आपने कोई प्रयास नहीं किया, इसलिए आप वहां नहीं थे, ना आपको बुलाया गया। कांग्रेस का परंपरागत इलाका है, आजादी से लेकर अब तक। एक गधे को भी खड़ा कर दिया जाता है तो कांग्रेस से एमएलए बना देता है लोग। अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं आपका दोस्त रियाज रही और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल अपना गांव। दोस्तों, अपना गांव में चुनावी हलचल को लेकर के आपके प्रत्याशी और प्रतिनिधियों के पास जाकर के तीखे सवालात किए जा रहे हैं, जो आप ही से लिए जाते हैं फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से। आज हमारे ख़ास मेहमान हैं प्रोफेसर मशवीर आलम साहब। निजी ज़िंदगी के बारे में तो सर प्राइवेट स्कूल चला रहे थे, गार्डन पब्लिक स्कूल के नाम से 2000 में। उसके बाद एक बहुत बड़ी उनकी उपलब्धि है, वो भांज कॉलेज भांज के संस्थापक हैं और अभी प्रिंसिपल हैं। एनसीपी से 2000 में इलेक्शन लड़े, 3 से 4 हज़ार वोट लेके आए थे। जदयू से 2010 में इलेक्शन लड़े और सेकंड पोजीशन किए थे, लगभग 2700 वोटों से हार हुई थी और मेहनत बहुत अच्छा रहा था, लोगों में पकड़ थी। लेकिन कुछ कारणों से, क्योंकि उस समय कांग्रेस और महागठबंधन का चर्चा चल रहा था, तो लोग कांग्रेस को वोट देने का काम किए। 2700 वोट से सर को हार मिली थी। उसके बाद 2015 में जन अधिकार पार्टी को लेकर के इलेक्शन लड़े और तीसरे पायदान पे आए। मेरे दोस्त हैं जो नजीब मोहम्मद हैं, वो बीरपुर से हैं। उनका सवाल है कि विधायक जी बोल रहे हैं कि लौचा पुल उनके द्वारा बनाया गया, तो इस बात में कितनी हकीकत है और कितने प्रतिशत सही है विधायक जी इस मामले में? देख, लौचा पुल के लिए प्रयास, वादा नोट प्रयास, शाहनवाज साहब आए थे, उन्होंने किया, जिसके चलते जाति से ऊपर उठ के भी यहाँ के मुस्लिम वोटरों ने शाहनवाज साहब का साथ दिया था, लौचा मैसबतना साइड के खास तौर पर। लेकिन शाहनवाज साहब इसमें फेलियर हो गए, कुछ भी नहीं कर सके, सिर्फ घोषणा करके हवा हवाई करके चले गए। मैं सरे देता हूँ इसकी शुरुआत करने वाले जनाब स्वर्गीय तस्लीमुद्दीन सीमांचल गांधी को, कि उन्होंने सबसे पहले जिला के संसाधन से एस्टीमेट बना करके, टेंडर करा करके उस काम को शुरू किया और शिलान्यास भी किया। लेकिन दुर्भाग्यवश टेक्निकली उसमें हुआ कि उसके सेटरिंग का जो होता है एस्टीमेट में, वो छोड़ दिया गया था, जिसके चलते ठेकेदार सामान भी गिराया, लेकिन रातों रात ठेकेदार भाग गया। उसके बाद 2010 में चुनाव हुआ। 2010 के चुनाव में मैं जदयू के उम्मीदवार के तौर पर लड़ रहा था। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चुनाव प्रचार में मेरा आए हुए थे टेक्निक घाट टेरागाछ में। वो हमसे पूछे कि यहाँ कौन सा सबसे बड़ी समस्या, मैंने उसको विस्तार पूर्वक बताया, बल्कि अपने भाषण में कहा टेक्निक घाट में कि सर आप जो आए हैं, आपको लाखों की भीड़ यहाँ आपको देखने और सुनने आया है, लेकिन आप चारों तरफ नजर घुमा के देखिए, एक भी 4 व्हीलर की गाड़ी आपको नजर नहीं आएगी। अक्टूबर का महीना है, सुखाड़ का जमाना है, जब आज के दिन में यहाँ 4 व्हीलर गाड़ी नहीं आ सकती है, तो अगस्त सितंबर जुलाई अगस्त में क्या स्थिति रहा होगा आप सोचा है। इसलिए कौल कनकी नदी रेतुआ यहाँ सबसे ज्यादा दिक्कत है, इसको करने की जरूरत है और टेरागाछ प्रखंड को बहादुरगंज से जोड़ने के लिए की जरूरत है। तो उन्होंने इस बात को, मैंने मंच पर भी बोला, उनको व्यक्तिगत भी कहा और मंच पर भी उनके पूछने पर कहा। और वो जब अपने भाषण में आए तो उन्होंने वादा किया कि मैं चुनाव के बाद, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री तो थे ही, वो चुनाव के बाद मैं आके शिलान्यास करूंगा। लेकिन बदकिस्मती से मैंने कहा कि मैं थोड़ा सा वोट से चुनाव हार गया। उसके बाद आए, मैंने कहा तो ठीक है कर देंगे, ना कभी नहीं कहा। इसी करीब में कुछ दिन गुजर गया। गुजरने के बाद हम बराबर प्रयास किए, आखिरतः वो मेरे प्रयास से करने के बाद वो आए लौचा नदी में शिलान्यास करने के लिए। मैं इसका जवाब देता हूं कि विधायक जी कहते हैं, तो विधायक जी को मैं पूछना चाहता हूं, आप यहाँ के विधायक थे, आपने लौचा पुल बनवाने का प्रयास किया था, तो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री यहाँ जब लौचा पुल में आए थे तो स्टेज में आप क्यों नहीं थे? प्रोटोकॉल कहता है कि स्थानीय विधायक रहेगा, मैं तो नीचे था, बिहार के मुख्यमंत्री ने मुझे बुलवा के स्टेज में लाया था। इसका सबूत यही है कि आपने कोई प्रयास नहीं किया, इसलिए आप वहां नहीं थे, ना आपको बुलाया गया। यानी कहीं ना कहीं इस बात से खारिज कर रहे हैं कि उनका कोई योगदान नहीं है। ये इसका श्रेय मैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री को देता हूं। हम लोग उसके लिए प्रयास किए, कोशिश किए, उनको प्रेशर डाले, लेकिन बिहार के माननीय, चाहे मैं उनके दल में रहूं या ना रहूं, जो ईमानदारी की बात है, इसका श्रेय एकदम निश्चित रूप से एक आदमी बिहार के मुख्यमंत्री को जाता है। सर
आप बार बार इलेक्शन में आ रहे हैं, वो अलग बात है कि आप हार का सामना कर रहे हैं, लेकिन आपका कुछ तो मकसद होगा जिसको लेकर आप इलेक्शन में आ रहे हैं। तो विकास को लेकर के अगर आप जीत जाते हैं, जनता आपको एक बार मौका देती है, तो आपका यह क्या योगदान रहेगा विकास को लेकर के, और आप क्या क्या काम करेंगे? देखिए, विकास पुल पुलिया सड़क का करने से ज्यादा यहां के आदमी को मानसिक विकास करने की आवश्यकता है, वैचारिक विकास करने की आवश्यकता है। मानसिक और वैचारिक विकास नहीं होने के कारण आज हम लोग हिंदू मुसलमान धन बल पार्टी पॉलिटिक्स के चक्कर में फंस के 72-73 साल में सीमांचल किशनगंज का इलाका पीछे का पीछे रहा हुआ। वो कौन सी वजह है कि एक छोटा सा जूता का फैक्ट्री भी आप यहां नहीं खोल सके। बैम्बो बांस जो हमारे यहां से दिल्ली जाता है, आप बांस आधारित एक फैक्ट्री नहीं खोल सके। पाट जूट आप 74 में एक शिलान्यास किए बढ़िया ढंग में, आज तक एक जूट मिल नहीं बना सके। एक काम बताइए, एक अच्छा हॉस्पिटल नहीं बना सके जहां आपका ऑक्सीजन हो, जहां आपके पास वेंटिलेटर हो, जहां आपके पास आईसीयू में रखने की व्यवस्था हो। आप एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट बीएड कॉलेज नहीं खोल सके। आप यहां किसान का इलाका है, खेती का इलाका है, आप एक कृषि यंत्र का एक कारखाना नहीं खोल सके जहां लोग मिट्टी जाके जांच करके अपना खेतों को ला सके। आप यही बता सके कि बाजार में जो खाद बिक रहा है वो मिट्टी बिक रहा है कि खाद बिक रहा है, ये देखने के लिए किसान मजबूर है। क्या किए आप? एक काम बता दो, सड़क रोड पुल पुलिया बनेगा, ये मैं मानता हूं। यहां के हमारे नौजवान जो अपने बाप की बदहाली को देख करके, आपके बाप अपने माँ बाप के आंसू को देख करके अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर नंगा तन पौड़ी पंजाब दिल्ली हरियाणा महाराष्ट्र जाने का काम किया, अंधेरी खोटी में काम किया और वहां से लौट करके अपने बाप का आंख पूछने का काम किया। आज हमारे प्रतिनिधि इन नौजवानों को, इन लड़कों को, इन बेटों को, इन भाइयों को कहता है कि इन लोगों को जूता मारना चाहिए। अरे जूता तो हम जैसे नेताओं को मारना चाहिए, जूता हम जैसे नेताओं को मारना चाहिए जिसको सत्ता मिलने के बाद भी 72 साल में इन नौजवानों के लिए न शिक्षा का व्यवस्था किए, न स्वास्थ्य का व्यवस्था किए, न रोजगार का व्यवस्था किए। आज उसी को गाली देते हो। शर्म करो। वो बच्चे, वो नौजवान आज अगर नहीं जाते बाहर तो यहां के लोगों को भीख भी नहीं मिलता। मैं उन लोगों को तहे दिल से उन लोगों का आभार प्रकट करता हूं और उसको सैल्यूट मारता हूं, सलाम करता हूं कि अपनी पढ़ाई छोड़कर, अपने जीवन की चिंता नहीं करके, अपने परिवार की चिंता के लिए, अपने भाई बहनों की चिंता करने के लिए, अपने बाप मां का पालन पोषण करने के लिए वो बाहर जाने का काम किया। सर आप, ये मेरा मकसद है, यही मेरा मकसद है। यहाँ शिक्षा व्यवस्था सुधरे, स्वास्थ्य में बहुत अमूल परिवर्तन हो और हमारे नौजवान जो बाहर जाते हैं, छोटा छोटा ही सही, छोटा छोटा उद्योग व्यवसाय नई सरकार देती है, 10 नौजवानों को खड़ा करके उसको इनिशिएट करके उसको हम चाहते हैं कि वो छोटा इंडस्ट्री बनाए। मसाला फैक्ट्री ही सही, ईटा फैक्ट्री ही सही, मतलब जिस तरह का हो, छोटा छोटा पार्ट्स बनाने का ही सही, उसको इनिशिएट करने की जरूरत है। हमारे यहाँ किशनगंज जिला में लगभग 45 या 50 बैंक शाखाएं हैं। दुकानदारी कहाँ चलती है? जहां खरीद बिक्री होता है। बैंक शाखा क्यों यहाँ खुल रहा है? यहाँ पैसा जमा होता है, पैसा का लेन देन होता है। मैं पूछना चाहता हूँ 45 बैंक शाखा है, यहाँ के लोकल नौजवानों को कितना ऋण दिया जाता है? यहाँ के किसानों को कितना ऋण दिया जाता है? बहुत मुश्किल से 10, 20, 50 हजार लाख रुपया दिया जाता है 3 महीना दौड़ने के बाद, 20% पीसी एडवांस देने के बाद। क्या करते हैं हमारा प्रतिनिधि? जवाब दिए। अब तक कितने किसानों को कितना लोन दिया? उसके पास कोई आंकड़ा है? कितने नौजवानों को, बेरोजगार नौजवानों को देकर के उसका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट किया? उसके पास कोई आंकड़ा है? वो दे सकता है? मैं इन बातों में प्रयास करूंगा यहाँ के नौजवानों को सहयोग से। मेरा एक दिली ख्वाहिश है, निजी ख्वाहिश है। हमारे मैं धन्यवाद देता हूं जायसवाल जी को, डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल जी को। चला तो रहा है एक मेडिकल कॉलेज, हम भी फोन कर कहते हैं डॉक्टर साहब 10 बच्चे का मैंने हमारा पेशेंट गया, थोड़ा देख लीजिए। तो जायसवाल साहब या हमारे जुगल बाबू हो या हम किशनगंज के हमारे लोग हैं, वो कॉलेज चला रहे हैं 21 आदमी का ट्रस्ट बना के। तो हमारे यहाँ भी पैसा है, वो 21 आदमी चला सकते हैं। तो मैं 101 आदमी का ट्रस्ट बना करके क्यों नहीं हम इस देहाती क्षेत्र में एक मेडिकल कॉलेज खोलें जहां हमारे बच्चे पढ़ भी सके और हमारे लोग इलाज भी कर सके, हमारे कुछ नौजवान को नौकरी भी मिल सके। ये मेरा अपना व्यक्तिगत है। सरकारी स्तर पर नहीं हो सका तो निजी स्तर पर मैं प्रयास करूंगा यहाँ के लोगों को लेके, यहाँ के लोगों के प्रयास से। सर विधायक जी से जब मेरे चैनल द्वारा इंटरव्यू लिया गया और उनसे पूछा गया कि आप स्वास्थ्य केंद्र को क्यों नहीं, कितने बनवाए या उप स्वास्थ्य केंद्र क्यों नहीं बनवाया या निसंद्रा घाट में पुल क्यों नहीं बना, तो उन्होंने एक ही जवाब दिया कि मेरी सरकार नहीं है, सत्ता में नहीं है। मैं बार बार इस बात को वहां पे उठाता हूं लेकिन बात का कोई सुनवाई नहीं होता है। तो ये इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या जिसका सत्ता होगा उसी का ही काम होगा, बिना सत्ता के कोई काम नहीं होगा? इस बात का जवाब दीजिए। कानून में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं ऐसे प्रतिनिधियों से जो इस तरह का जवाब देते हैं। महानंदा बेसिन 2009 में पास हुआ, केंद्रीय योजना है, उससे 500 करोड़ रुपया एडवांस भी दिया गया, अग्रिम दिया गया। क्यों नहीं वो धरातल पर उतरा? आप कब इसको लेकर आप प्रयास किए? कब हाउस में उठाने का काम किया?
यहां से लेके आपको कब आंदोलन किए? आपको तो सत्ता में भी रहने का अवसर मिला, आपको विपक्ष में भी रहने का अवसर मिला। न सत्ता में रह के आप सत्ता कोई काम करा सके और न ही विपक्ष में भी। आज विपक्ष में है ना भाई, एनडीए की सरकार है, आप विपक्ष में है ना, कौन सा आवाज उठा? हमेशा कहे विधानसभा क्वेश्चन करेंगे, क्या होता है विधानसभा क्वेश्चन करने से? कब सड़क पर उतरे? आप बहुत कहते थे प्रशासन भ्रष्टाचार समाप्त कर देते। 200 रुपया 300 रुपया मेरे आपका यहां होता था नजराना लेकर के दाखिल गाड़ी, आज 5,000 से लेकर 30,000 में भी नहीं होता है। क्या जवाब देंगे प्रतिनिधि? कौन ऐसा काम है जो बिना पैसे का होता है? बता दो, जवाब दे। कौन चीज में कमी आई है? कहां विकास हुआ? एक हाई स्कूल नहीं बना सके, मिडिल को हाई स्कूल, हाई स्कूल को मिडिल स्कूल। टीचर आपको पता नहीं। आज हमारे उर्दू के टीईटी पास करके हमारे उर्दू के लड़के घूम रहे हैं, क्या किए? कौन सा धरना दिए? विधानसभा में बैठ जाते। मुन्ना मुस्ताक बैठा था ये पहन के एक जमाने में, बटुआ का सन का ये भाड़ लेके विधानसभा में बैठ गया था। आप वो ड्रामा भी तो करते कम से कम, वो भी तो आपको नहीं हो सका। हम लोग तो भाई कभी मेंबर नहीं रहे, मुखिया नहीं सत्ता में है न विपक्ष में है। आई जे नागरिक हम लोगों ने, आपने देखा होगा 2019 में 10,000 आदमी को लेकर हमने प्रदर्शन किया किशनगंज में, यहाँ के अनुमंडल के लिए, यहाँ के ब्लॉक के लिए, यहाँ का मानंदा बेसिन को लागू करने के लिए, यहाँ का जो हमारा सुरजापुरी आरक्षण अब तक लंबित है उसके लिए। मैं तो आवाज ही उठा सकता हूं, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। चाहे मैं सत्ता में आऊं ना आऊं, मेरा ये नेचर है, मैं शुरू से बुलंद किया हूं, आवाज करते रहूंगा। ये तो जनता के हाथ में, जनता फैसला करेगी। अगर बस सर एक सवाल और है कि एएमयू हमारे मरहूम सांसद साहब के टाइम में वो लेके आए, लोगों का कोशिश रही, लेकिन आज तक एएमयू का ना फंड हो पा रही है ना एएमयू बन पा रही है। इसके पीछे में एक खास रीजन बताइए, क्यों नहीं बन पा रही है? देखिए, एएमयू दरअसल कटिहार में होने वाला था, आप लोगों को बता दें, जानकारी का अभाव है। और यहां हो रहा था रफी अहमद किदवई यूनिवर्सिटी। ये तस्लीम साहब जो मंत्री थे, रफी अहमद किदवई यूनिवर्सिटी प्रस्तावित था, तो तस्लीम साहब किशनगंज रफी अहमद किदवई यूनिवर्सिटी को लाए और इसको कटिहार के लिए छोड़ दिए। लेकिन अंतिम आवड़ में कुछ कानूनी अड़चन के चलते रफी अहमद किदवई यूनिवर्सिटी नहीं हो सका कि वे सरकार कोई माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी खोल नहीं सकता है। तो तस्लीम साहब घबरा गए, चुनाव उसका आ गया था, क्या करें क्या करें। ऐसी हालत में वो कटिहार से ट्रांसफर कराने के लिए राजद से जदयू जाने का काम किया था और बिहार के मुख्यमंत्री को जमीन यहां दिलवाने का काम किया था। उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, सोनिया गांधी जी आई थी यहां शिलान्यास करने के लिए। लेकिन दुख होता है, यह इलाका जो कांग्रेस का परंपरागत इलाका है, आजादी से लेकर अब तक, एक गधे को भी खड़ा कर दिया जाता है तो कांग्रेस से एमएलए बना देता है लोग। उस यूपीए की सरकार ने एक लाल नया पैसा नहीं दिया। मैं आपके चैनल पर बोल रहा हूं, यूपीए सरकार ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैंपस के नाम पर एक नया पैसा नहीं दिया। सीधे शिलान्यास किया, जमीन नीतीश कुमार जी दिए, बाउंड्री के लिए पैसा दिए, बाढ़ को रोकने के लिए मानंदा में बांधने के लिए पैसा उन्होंने दिया। आखिर तक नहीं दिया, जब इलेक्शन हुआ, चुनाव हार गया, एनडीए की सरकार चली गई। जाते जाते भी वो कुछ नहीं कर सके। आखिर में यही तस्लीमुद्दीन अररिया से चुनाव जीत के गया और वहां के वीसी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के वीसी और तस्लीम साहब जाके अभी के वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के पास गया और वो 10 करोड़ टका दिए, इसके अलावा कुछ नहीं। मैं तो कहता हूं कि यूनिवर्सिटी सिर्फ नाम का बना, इससे कुछ फायदा नहीं है। आप कुछ नहीं करें, इसके लिए भी दोषी वही लोग हैं। मैं हजरत को नहीं कुछ करना चाहता हूं, वो बहुत प्रयास भी किए, कोशिश भी, न कारखाने में तोते की आवाज बन के रह गई उनका, समझे? ये लोग क्या करते थे? अरे कांग्रेस का विधायक हो गया, भाजपा के साथ रहे, जग जाहिर है, सारे लोग जानता है। आप लोग जानते नहीं है, आप लोग पूछिए तो कब कब कांग्रेस का एमपी का साथ दिया, यहां का कांग्रेसी विधायक कब साथ दिया है? इलेक्शन जीतने के लिए कांग्रेस का, मैं तो दावे से कहता हूं ओरिजिनल कांग्रेसी, मेरे परिवार के ऐसा किशनगंज जिला में कोई कांग्रेसी नहीं है, नहीं था, अब है नहीं, हम लोग कुछ नहीं है। सब ऐसे लोगों के हाथ कांग्रेस की बागडोर थमा दिया गया, जिसको कांग्रेस से दूर दूर तक का वास्ता नहीं था, कांग्रेस के नीतियों से कोई वास्ता नहीं था। वो सिर्फ स्वार्थ के लिए कांग्रेस में आए और आके आज सिर्फ मन्नामल बन गए। सर हमारे एक दोस्त हैं सादान अरशद साहब, उनका सवाल ये है कि आप 30,000 प्लस वोट से जीते, ये हारे, 30,000 प्लस वोट लेके आए और आपको हार हुई 34,000। हाँ, 30,000 प्लस 34,000 वोट लेके आए, लेकिन आपको वहाँ पे हार मिली। आप मजबूत विपक्ष थे, लेकिन आप हारने के बाद दिक्कत ये होती है कि लोगों का कहना है कि आप फील्ड से गायब हो जाते हैं, विपक्ष का रोल अदा नहीं करते हैं। और ये सवाल लगभग 8-10 लड़का का मेरे यहाँ से, तो इस सवाल का क्या जवाब देंगे आप? मैं उन नौजवानों से, उन्होंने सवाल पूछा, उसको मैं सैल्यूट करता हूं। प्रजातंत्रीय व्यवस्था में सवाल पूछना चाहिए, सत्ता से भी हो सके तो विपक्ष से पूछा। मैं लगातार 35 साल से हूं,
हम लोगों ने सिर्फ पॉलिटिक्स में नहीं, सामाजिक परिवर्तन के लिए हमेशा लड़ाई लड़ा। मैं ऐसे नौजवानों से, वो पढ़े लिखे जरूर होंगे। आज आरटी का जमाना है, उस वक्त इतना सोशल मीडिया नहीं था, प्रिंट मीडिया था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हम लोग की औकात नहीं थी वहां तक पहुंचने का। लेकिन मैं गारंटी से बोलता हूं कि 20 साल में मुद्दे को लेकर, सिर्फ बहादुरगंज का नहीं, किशनगंज के मुद्दे को लेकर के जितना मैंने आवाज बुलंद किया, चाहे धरना के रूप में हो, चाहे प्रदर्शन के रूप में हो, चाहे किसी एमएलए एमपी के पास जाने की बात हो या मेमोरेंडम देने की बात हो, हमेशा मैंने आवाज उठाया। अभी कुछ दिन पहले मारवाड़ी कॉलेज में छात्रों के साथ हुआ था, मामला हुआ था, मैं खुद गया था डीआईजी के पास, क्योंकि मैं सोशल मीडिया में नहीं रहता हूं और मुझे चलाना भी नहीं आता, करना ही था। अब हमारे पास 5,000 रुपया होगा तब ना आप जैसे लड़कों को रखेंगे हम, जो मेरा मेंटेन करेगा। वो 5,000 होगा तो हम 5 गरीब को दे देंगे तो कुछ फायदा हो जाएगा उसको। क्लियर कट बात। अभी लाचार में भी डालता है तो मैं डांटता हूं बच्चों को कि मत दो, मैं उसका अवॉइड करता हूं। ये नीतिगत भी हो रहा है। देखिए, आदमी का नीति होता है, वसूल होता है। किसी के नीति वसूल के खिलाफ होता है तो उसको तकलीफ होती है। बिल्कुल। गलती से मैं भी एक मध्यम परिवार, एक छोटा परिवार से ताल्लुक रखता हूं। मेरे वालिद साहब तो पढ़े लिखे भी नहीं थे, अनपढ़ नहीं कह सकते हैं, वो न गूंगा थे, न बोल सकते थे, न सुन सकते थे। मुझे से ऊपर वाले ने सौभाग्य प्राप्त किया कि मैं पढ़ लिख करके आपने भी पढ़ा और लोगों को पढ़ाने के लिए एक इंस्टीट्यूट का काम किया, लोगों ने मदद करके उसको आज इस हालत में पहुंचा दिया। तो मैं उन नौजवानों से कहना चाहता हूं, मुझसे जितना बन पड़ा, जितना हो सका मैंने प्रयास किया। लेकिन पहले सवाल आपको सत्ता से पूछना चाहिए। आपने हमसे पूछा, मैं आपको सैल्यूट करता हूं। मैं कोशिश करूंगा और ज्यादा जाने का। मेरे भी बाल बच्चे हैं, मैं कोई ठेकेदारी आज आप बता दे। उस नौजवान को पूछना चाहता हूं, आज सत्ता पक्ष का कौन प्रतिनिधि है जो ठेकेदारी नहीं करता है? प्रोफेसर मुशर्रफ आलम को बता दे कभी जिंदगी में ठेकेदारी या कभी किसी जगह किसी मामले में? तो भैया मेरे भी बाल बच्चे हैं, मैं भी इंसान हूं, पेट में हमको भी अनाज डालना पड़ता है, तो मैं कहां जाऊं? जितना हमसे बनपड़ा किया है और आगे भी करता रहूंगा। सवाल ये है सर कि मैं खुशनसीब हूँ कि मैं आपका स्टूडेंट हूँ, मैं भी आप ही का स्टूडेंट हूँ। और आपके टेरागाछ, बहादुरगंज, ये मैं कहूँ तो अगर पूरा किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, जितने भी अगल बगल में डिस्ट्रिक्ट हैं, सभी में आपके स्टूडेंट हैं। लेकिन आपके स्टूडेंट आज सोशल मीडिया में भी एक्टिव है, समाज सेवी में भी एक्टिव है, और उसके बावजूद आपका स्टूडेंट के रहते हुए भी आप इलेक्शन में हार रहे हैं। क्या मतलब कि आपका स्टूडेंट से राब्ता नहीं रही है या कुछ और इस बार आपको स्टूडेंट को आप अपना क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि मैं हारता नहीं हूं, हराया जाता हूं। आज के युग में अर्थ का बहुत बड़ा उपयोग, महत्व बन गया है। आप ही को मैं पूछता हूं, आपके पास ये माइक नहीं होता, ये व्यवस्था नहीं होती, तो आप मेरे पास नहीं आते। इसको करने के लिए 10,000 रुपया का कम से कम 10 से 20,000 का आपको इंस्ट्रूमेंट खरीदना पड़ता है। भूखा पेट का कुछ भी नहीं हो सकता है। मैं बहुत ही मध्य परिवार से हूं, मैं संघर्ष करके अपने इससे पहुंचता हूं। मुझे कई दिन भूखे भी रहना पड़ा है और शायद आगे भी रहना पड़ेगा, फिर भी मैं हिम्मत से हारा नहीं। मैं छात्रों को जहां तक हो सका हम दिए। अगर वो छात्र मेरे साथ नहीं होते, अभिभावक के साथ नहीं होते, जहां करोड़ों करोड़ों धन खर्चा करके लोग चुनाव जीतते हैं, हारते हैं, वोट लाते हैं, मैं लगातार इस फील्ड में हूं। मैं कभी 5 पैसा किसी बच्चे को दिया, मैं कभी खर्च किया, फिर भी मुझे लोग का सपोर्ट, समर्थन मिलता है। मैंने आपको पहले बताया, हो सकता है कि मैं नहीं जिस उम्मीद से मेरे छात्र चाहते हैं, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से उन तमाम हमारे छात्रों से अपील करना चाहूं कि अब हम लोगों का वक्त जाने वाला है। हम लोग ढलान में हैं, कल भविष्य आपका है। आप ताकत हो, आप शक्ति हो। इनकलाब क्रांति युवा लाता है, नौजवान लाता है, और आपको देखना है कि आपको कैसा भविष्य चाहिए। इसी तरह नेताओं के पीछे घूमने वाला भविष्य, इसी तरह रोजगार के लिए भटकने वाला भविष्य, इसी तरह नेताओं का गाली सुनने का भविष्य, या फिर तुम अपनी दुनिया अपने काम चलना। तो मेरा मकसद है, जिन लड़कों को मैंने कॉलेज से निकाला, स्कूल से निकाला, वो स्वावलंबी बने, खुद मुख्तार बने और अपनी दुनिया अपना कायम करे। मेरा यही विचार है। मैं चाहता हूं, अगर मेरे विद्यार्थी मुझे उस लायक समझते हैं तो एक मौका मुझे दो। मेरा तो जलने का टाइम है। मैं कोशिश करूंगा, वादा तो नहीं करूंगा, मैं अपने इतनी कोशिश करूंगा। मैं कुछ नहीं रहते हुए भी कुछ जरूर किया हूं, किसी आप ही के सहयोग से, आप ही के, हमारे यहाँ के बुजुर्गों के सहयोग से, हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि, मुखिया समिति, उन लोगों के सहयोग से, हमारे यहाँ के गरीब किसान के सहयोग से कुछ किया हूं। तो अगर मुझे कुछ थोड़ा बहुत मिल जाता है पावर, तो हो सकता है मैं कुछ अच्छा कर दूं। मेरा एक मकसद है। अब वो तो होना ना होना अल्लाह के हाथ है, लेकिन मेरा प्रयास, मैं एमएलए बनूं ना बनूं, मेरा प्रयास जारी रहेगा। तो अब्दुल कादिर साहब, आप भी सर के स्टूडेंट हैं और आपका ये सवाल था। सर, मेरा आखिरी सवाल है, और ये सवाल लगभग हमारे 15-20 दोस्तों का है कि आप इस बार भी जन अधिकार पार्टी से इलेक्शन लड़ेंगे
क्योंकि लोगों की चाह है और मेरे पोस्ट के द्वारा क्योंकि मैं सवाल करता हूँ फेसबुक में कि फलां साहब के पास जा रहा हूँ, कोई सवाल हो तो जवाब आप लोग बता सकते हैं। तो 15-20 लड़का बोला है कि सर MIM से लड़ें तो बेहतर रहेगा। तो आप क्योंकि आप नीतीश कुमार जी के भी वो चाहते हैं जदयू से, और यहाँ पे शायद इस बार जदयू की सीट भी देगी ऐसा सुनने में आ रहा है। तो पहला विकल्प आपको जदयू का भी दिख रहा है कि पहला विकल्प आप ही हैं, दूसरा आदमी आपको MIM में भी देखना चाहते हैं, फिर आप जिस अभी जन अधिकार पार्टी में है, पप्पू यादव भी बेहतरीन इंसान है, तो आप बताइए कौन से पार्टी से लड़ेंगे आप? देखिए, राजनीतिक पार्टी एक माध्यम होता है सत्ता तक पहुंचने का। मेरा व्यक्तिगत विचार है, आज के दिन पूरे हिंदुस्तान में कोई पार्टी है नहीं, कोई विचारधारा नहीं, चाहे वो समाजवादी विचारधारा, वो भी शाम को मिलता है, रात को मिलता है, दिन को बिखर जाता है। हमारे कम्युनिस्ट भाई के हैं, वो भी, उनका भी नहीं है। वामपंथी भी अलग अलग धरे में बढ़ चुका है। जहां तक कट्टरपंथी भी अलग अलग है, शिवसेना है, बजरंग दल है, फलना है, तो उसका है, सारे लोग हैं। और कांग्रेस का भी आप देख ही रहे हैं क्या हाल हो रहा है, रात दिन विधायक बिक रहा है। ऐसी परिस्थिति में मेरा अपना कहना है कि आदमी को अपने नीति पर कायम रखना चाहिए। मैं जहां हूं और जिस वक्त तक जिस जगह है, उस जगह पर वफादारी से उसके लिए काम करना चाहिए और वहां रहना चाहिए। मैं जन अधिकार पार्टी में हूं और आपसे पूछना चाहता हूं, जन अधिकार पार्टी न सत्ता में है न विपक्ष में, एक भी मेरा न MLA है न MP है, लेकिन आज पूरे भारतवर्ष में हमारा नेता, हमारी पार्टी लोगों के दुख दर्द में जितना सक्रिय है, कोई सत्ताधारी है या कोई विपक्ष है, आपसे मैं जवाब पूछता हूं, आपसे सवाल करता हूं। लेकिन फिर भी हमारे युवा खाते हैं, क्योंकि वो परिस्थितिवश खाते हैं और राजनीति परिस्थितिवश होता है। जी बिल्कुल, समझे, परिस्थिति के अनुसार करते हैं। हमसे सहानुभूति भी है, उसको मैं महसूस कर रहा हूं, इसमें दो राय नहीं। लेकिन मैं भी जहां हूं वही हूं। मैं भी चाहता हूं, हमारा पार्टी भी चाहता है, हमारा नेता भी चाहता है कि हमारा, मैंने क्या कहते हैं, ऐसे दल के साथ गठबंधन हो जाए, महागठबंधन के साथ, या महागठबंधन से नहीं होता है तो कुछ हमारी छोटी छोटी पार्टियां हैं, उसमें ओवैसी साहब भी हैं, शामिल हैं और सारे लोग हैं। तो मैंने बल्कि अपने नेता को कहा कि एक हम लोग बचपन में पढ़ते थे, एक बुढ़वा का 4 बेटा था, चारों को बुलाया और एक एक लकड़ी का टुकड़ा दिया कि तोड़, सबने तोड़ दिया। उसके बाद वो चारों लकड़ी को फिर बांध दिया गांठ में, कहा कि तोड़, तो तोड़ नहीं सका। तो हम लोग उसी सिद्धांत का अमल कीजिए, जितने छोटे छोटे लोग हैं सबको मिला करके। मेरा पहला प्रयास है कि हम एकदम अपने पार्टी से ही मजबूती से लड़ूं, या अपने पार्टी के साथ गठबंधन में जो लोग हैं उनके साथ लड़ूं, या फिर कुछ ऐसी परिस्थिति हुआ तो कहीं जाने की जरूरत होगी तो मैं जाऊंगा, क्योंकि वो माध्यम है। जैसे दिल्ली हमको जाना है, पहुंचना है, तो हम प्लेन से भी जा सकते हैं, ट्रेन से भी जा सकते हैं, निजी गाड़ी से भी जा सकते हैं, बस से भी जा सकते हैं। मोटा मोटी मैं इस बार मन बनाया हूं कि अब मेरे पास समय भी नहीं है, 5-10 साल का अगर मुझे समय मिल जाए तो मैं इस बार पूरा प्रयास करूंगा। जो मेरा साधन है वही सक्षम है, न वो सक्षम असक्षमता दिखाएगा, ऐसा परिस्थिति उत्पन्न करेगा तो मैं किसी भी माध्यम से जा सकता हूँ होगा। और जितने सारे दोस्तों के सवाल थे सबको जवाब मिला होगा, और जिनका बाकी रहा तो इंशाल्लाह मैं सेकंड एपिसोड जब बनाऊंगा सर के पास फिर से आऊंगा आपके सवालात को लेकर के। आज का अपना इंटरव्यू यहीं पे खत्म करते हुए साथी आसिक लाए के साथ मैं आपका दोस्त रियाज राही, आपका अपना चैनल अपना गाँव से। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।